सो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज का ये सेशन हम अपने पेरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि सारे वो टॉपिक ले लिए जाए जिससे कि आपके पेपर में जो सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है उसमें मोस्टली क्वेश्चन आपने कर लिए हो और इन्हीं में से कोई भी एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में फंसने के पूरे पूरे चांसेस होंगे, ठीक है। तो अब हम अपना पेरियोडिक क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी हो गया है तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जब भी आप जानते हैं जब तक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं कर लेते वो चैप्टर एक तरह से मल्टीप्लाई जीरो ही रहता है। तो यस, वैसे तो क्लास में इतना हो गया था बट स्टिल लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता है कि पहली बार किसने कोशिश करी क्लासिफिकेशन देने की। ऑब्वियसली डोबे राइनर, राइट। डोबे राइनर ने क्या देने की कोशिश करी, उसने ट्राइड दिए, राइट। राइट, जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम का ट्राइड जिसमें कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट का जो एवरेज होता है वो सेकंड के साथ मैच करना चाहिए ऑलमोस्ट। और अगर वो मैच कर जाता है तो इसका मतलब वो एक ट्राइड होता है और एक ट्राइड के अंदर तीन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है, इजंट इट। तो इसने तीन ट्राइड दिए, ठीक है। लेकिन वो ट्राइड सब पे वैलिड नहीं थे तो ऑब्वियसली उसके बाद कौन आया होगा। आई टोल्ड यू न्यूलैंड्स लॉ। कभी कभी एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का क्या मीनिंग है, तो आप क्या कहोगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, क्योंकि इसने एटॉमिक मासेस पे लिया था, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट आर सेम विद द फर्स्ट वन, राइट। तो जो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसे किससे मैच करेंगी, फर्स्ट वाले से। जैसे सारे गामा पदनी सारे गामा फिर से आ गया तो सा और सा मैच कर गया, रे और रे मैच कर गया। तो इसलिए एवरी एट्थ एलिमेंट हैज द सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन। तो आप जहां से भी स्टार्ट करेंगे जस्ट उसका अगला वाला एट्थ होगा, एंड इट इज जस्ट लाइक का नोट्स ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when the elements are arranged in order of increasing atomic masses, then their properties of eighth element are similar with the first one like the notes of music. Simple, right? Okay. इसके बाद फिर मेंडलीफ भी है। तो अब अगर मैं मेंडलीफ की बात करता हूं तो मेंडलीफ ने हमें ऑक्साइड्स भी बताई एलिमेंट्स की, ठीक है। इन्होंने 8 ग्रुप भी रखे, हाइड्राइड भी बताया, ठीक है। और तो काफी सारी चीजें इन्होंने एक्सप्लेन करी हमें, और मोस्टली काम तो मेंडलीफ ने ही किया था, इसलिए बट हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पर एक क्वेश्चन पूछूं कि डिफाइन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पेरियोडिक लॉ को एक्सप्लेन करे तो मैंने एक लाइन लिखवाई थी क्लास के अंदर, the properties of element are the periodic function of their atomic number। क्योंकि ये मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, the properties of element are the periodic function of their atomic number। बाकी सब साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास के ऊपर किया था, राइट। और इस मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, सो यू विल से 18 ग्रुप्स आर देयर जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। एंड अगर मैं बात करता हूँ पीरियड्स कितने, तो यू विल से 7 पीरियड्स, ठीक है। ऑल्दो दो पीरियड अलग से सेपरेटेड भी हैं, आप जानते होंगे। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो उनको हम एक्टेनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ओके। अब ये सब तो ठीक है, बेसिक बातें हुई। मान लो अगर मैं बोलता हूँ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बताना है, मान लो मेरे पास एक एलिमेंट एक्स है, एक मेरे पास वाई है। मैंने बोला कि एक्स एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 282 है, मैं खुद ही लिख के दे रहा हूँ आपको, और एक है 286। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, आई नो आप लोग हंस रहे होंगे कि क्या बच्चों वाली बात पूछिए सर, ये तो हमारी तौहीन हो गई। बट कोई बात नहीं, कुछ बच्चे जानते हैं, उनको ये बात पता भी नहीं थी। तो 282, तो 282 कितना हो गया, 12। और 12 का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, राइट। मैंने बोला है 20 तक आप लोग सब याद कर लेंगे, और जिसने अभी तक भी याद नहीं करी है बहुत ही शर्म की बात है, ठीक है। 286, तो 286 क्या होता है, कैनवी से 16, और 16 पे कौन होता है, सल्फर, यू नो इट। अब अगर हमें इनका ग्रुप और पीरियड बताना है तो देखो
ये 2 है, आई टोल्ड यू इफ इट इज 2 और लेस देन 2 तो जो होता है वही हो जाता है, तो ग्रुप नंबर क्या हुआ 2। अब ये पोजीशंस कितनी है 1 2 और 3, सिंहासन कितने हैं, कितनी चेयर्स हैं 1 2 3, तो पीरियड कितना हो जाएगा 3। सेम ऐसे भी यहाँ पे भी सिंहासन 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा पीरियड 3। लेकिन ग्रुप की बात करें, देखो ये 2 से ज्यादा है, तो अगर 2 से ज्यादा होता है तो उसमें 10 ऐड कर देते हैं, तो ये 6 है, 2 से ज्यादा है तो 6 के अंदर 10 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 16, राइट। तो इस तरीके से हमें ये चीजें बतानी होती हैं, ऑब्वियसली यू नो इट। ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, तो देखो अब ना हमारे पास एक बार एक क्वेश्चन आया था कि एक जो मेरे पास ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17, तो ये ज्यादातर क्या बनाएगा, ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा या कोवेलेंट। देखो कोवेलेंट ज्यादातर बनाते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूँ, हाइड्रोजन की, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, तो इनके लास्ट में बस एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे म्यूचुअल शेयरिंग क्यों ही करेंगे। ठीक है, तो भाई ये तो अपने आप में क्या करेंगे, तो ये तो एक्चुअली में लूज करना पसंद करेंगे ना। तो जब ये हमारे पास ऐसे लूज कर देंगे तभी तो हमारे पास ये सब चीजें होंगी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो हमारे पास इनके सबके लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो म्यूचुअल शेयरिंग क्यों करेंगे, ये तो लूज करना पसंद करेंगे ना, कि बस कोई इनके एक इलेक्ट्रॉन को ले जाए। और जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो तो आयनिक ही बॉन्ड बनाता है। जैसे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो आयनिक बॉन्ड हुआ। कोवेलेंट में तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है ना, कार्बन आपस में शेयर करता है, और 17 एक गेन करना चाहेगा, तो जब वो गेन करना चाहेगा तो ये भी आयनिक बनाएगा। तो आयनिक में होता है कंप्लीट ट्रांसफर, आप भी पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। अच्छा हाँ, ग्रुप नंबर 1 को आप बोलेंगे कि ये एल्कली मेटल्स होते हैं, रिमेम्बर। ठीक है, ये पानी को में घुल के बेस बनाते हैं। और ग्रुप नंबर 2 को आप बोलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इनका ये कॉमन नेम है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। और जो ग्रुप नंबर 17 होते हैं उनको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनको हम बोलते हैं हेलोजेंस। ये आप याद रखेंगे। तो ग्रुप 17 वाले हेलोजेंस, ग्रुप नंबर 1 वाले एल्कली, ग्रुप नंबर 2 वाले एल्कलाइन अर्थ मेटल, और ग्रुप 18 वाले नोबल गैसेस, क्योंकि वो नोबल है, अपने आप में किसी से रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, 18 वाले नोबल गैसेस। इसलिए हीलियम को ग्रुप नंबर 2 में न रख के 18 में रखा गया, क्योंकि वो नोबल गैस है, उसका ऑक्टेट पूरा है, वो हैप्पी है। ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि देखो एक साइड मेरे पास सोडियम है इधर ग्रुप नंबर 2 में, जस्ट उसका अगला वाला ग्रुप नंबर 2 में मैग्नीशियम। तो किसका साइज ज्यादा होगा। देखो मैंने बताया था ये सोडियम और मैग्नीशियम एक ही पीरियड में हुए, तो शेल तो दोनों की सेम है, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। और शेल दोनों की सेम है, इसके पास भी 3 शेल है, इसके पास भी 3 शेल है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं दोनों। तो अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होता है, तो एक ही अट्रैक्टिव फोर्स। न्यूक्लियस में यहाँ पे 2 प्रोटॉन है तो 2 अट्रैक्टिव फोर्स। तो ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे हो रही होगी, मैग्नीशियम में ना। और जहां पे अट्रैक्शन बढ़ जाता है वहां पे नजदीकियां बढ़ जाती हैं, तो ये शेल जो है वो पास आ जाएगी ना, राइट। और जब पास आ जाएगी तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का साइज, एटॉमिक नंबर ज्यादा है लेकिन साइज छोटा है, क्योंकि अट्रैक्शन हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, न्यूक्लियस खींच के रखता है, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, यू नो इट। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स बताया, ऑल तो वो पूछेगा नहीं, लेकिन बाई चांस मान लो पूछ लिया तो कुछ और क्वेश्चन भी करने चाहिए। तो लेंथेनॉइड्स होते हैं ये मेरे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अगर मैंने डी ब्लॉक तो अपने आप में बीच में लाई करते हैं ना, वो जो बीच में गैप होता है मॉडर्न पीरियड में 10 का, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, लेंथेनॉइड। अगर मैं बात करता हूँ जैसे मान लो एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ, तो एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक ये लेंथेनॉइड्स होते हैं। और ग्रुप नंबर 89 से 103 तक, 57 से 71, 89 से 103 के एक्टिनॉइड्स होते हैं। तो ये वैसे आप हायर क्लासेस में ज्यादा पढ़ेंगे,
ठीक है, तो अभी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल अगर कर सकते तो कर लेना, मे बी बाई चांस पूछ ले। ठीक है, ऑल दो चांसेस काफी कम है। तो ये एप ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि एसपीडीएफ आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, बट स्टिल ओके। तो देखो अब हमारे पास ठीक है, ये तो एक बेसिक चीज हुई। अब यहाँ पे क्वेश्चन यूजुअली 5-5 नंबर में, 3-3 नंबर में आते हैं, वही जैसे कि क्वेश्चन करवाए गए थे। तो देखो जैसे मान लो मेरे पास एक एक्स एलिमेंट है, मैंने बोला कि वो एक्स एलिमेंट खुद ही, अब वो उल्टा पूछ रहा है, मान लो कि वो एक्स एलिमेंट जो है वो थर्ड पीरियड से खुद ही बिलोंग कर रहा है, और उसका जो ग्रुप नंबर है वो 16 है। अब देखो मुझे उल्टा सोचना है कि थर्ड पीरियड में तो इसका मतलब 3 ऐसे होगा, और ये 16 है, तो जब हम 10 ऐड करते हैं तो 16 बना होगा, तो अब 10 माइनस करो, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी रही होगी ना, 286, तभी तो ये 16 बना। और ये पीरियड नंबर थी, तो 3 लोकेशन हो गई, तो बताओ 286, तो ये कितना हो गया, 16 हो गया, और 16 पे कौन होता है, सल्फर, यू नो इट, राइट। तो ये सल्फर है एक तरह से, ये तो हमें पता लग गया, लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा। मान लो उसने पूछा है कि बताओ इसकी वैलेंसी क्या होगी। देखो भाई लास्ट में 6 है, तो वैलेंसी क्या हो जानी चाहिए, 286 है, वैलेंसी होती है दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। तो ऑफ कोर्स सी बात है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तो वैलेंसी 2 ही तो बनी, राइट। अच्छा, अगर ये किसी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बताओ इसका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो हमें पता है कि X की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो ये क्या बनाएगा, XH2 बनाएगा ना। आपको SH नहीं लिखना है, ये तो बस आपको अपने मन में रखना है कि ये सल्फर है। उसने X के रूप में पूछा होता है तो हमेशा XH2 लिखना होता है, ना कि SH2। XH2 लिखना है, राइट। अब वो आपसे पूछे इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना दो, तो क्या दिक्कत है, बना दो। तो 1 2 3 4 5 और 6, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये हुआ है। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को क्रॉस करके बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन ने इसके शेयर कर लिए, इसने इसके शेयर कर लिए, दोनों हाइड्रोजन हैप्पी। और एक्स एक्स इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को भी यूज करेगा, तो दोनों ही खुश हो गए, आई मीन तीनों ही खुश हो गए। तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कह रहा है कि ये जो हमारे पास मेटल है, ये मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है। देखो एक्चुअली में ये 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करना तो मुश्किल होता है, तो ऑब्वियसली ये एक्चुअली में गेन करना पसंद करेगा, राइट। तो अगर वो गेन करना पसंद करेगा तो इसका मतलब, और जो गेन करता है वो मेटल होता है या नॉन मेटल होता है, ये नो इट ऑलरेडी। तो गेन का मतलब होता है नॉन मेटल, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट आपका दिया गया है ये है नॉन मेटल। क्यों, क्योंकि ये किसी में बिलीव करता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि वो मेटल होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। मान लो कि मेरे पास आपको बोल रखा है कि आपका ना एक एलिमेंट है, ठीक है, मास नंबर दे रखा है, मास नंबर होता है, मैं ऊपर लिखता हूँ और सभी लिखते हैं वैसे। और न्यूट्रॉन, इस बार आपको न्यूट्रॉन दे रखे हैं 18, ठीक है। कह रहा है इसका एटॉमिक नंबर और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ठीक है। तो देखो अब आपको ना एक बात पता होनी चाहिए, मास नंबर का मतलब एक्चुअली में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन जितने होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और उतना ही एटॉमिक नंबर भी होता है, राइट। तो प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो देखो भाई अगर हमें इसने मास नंबर दिया है 35, तो मैं 35 लिख दूंगा। प्रोटॉन मुझे दिया ही नहीं है, और न्यूट्रॉन मुझे दिया है, न्यूट्रॉन कितना दिया है 18, तो मैं न्यूट्रॉन की जगह पे 18 कर दूंगा। तो 35 माइनस 18 कितना हो जाएगा मेरे पास, कैन वी से, तो प्रोटॉन कितना आ जाएगा 17, ये क्लोरीन है। वैसे 35 पॉइंट हम लेते हैं 5, तो लेकिन इसने मास नंबर दिया है ना, मास नंबर वैसे भी हमारे पास ये नोइड नंबर में लेते हैं, तो 35 लेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर का भी पॉइंट में ले सकते हैं ना। तो प्रोटॉन अगर मेरे पास 17 है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17, और एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा फिर 17, और जिसका एटॉमिक नंबर 17 सब जानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन।
क्योंकि 17 पे क्लोरीन ही तो आती है, राइट। अब अगर ये क्लोरीन है तो पूछ रहा है कि बताओ इसका देखा जाए तो ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, वैलेंस भी बता दो। देखो भाई अगर ये 17 इसका एटॉमिक नंबर है तो ये क्या होता है 287, तो 3 पोजीशन है, तो ग्रुप तो हो गया। ओ पोजीशन है तो फिर तो हमें, एक सेकेंड, हम पीरियड नंबर बताते हैं ना पोजीशन से, 1 2 3, तो पीरियड तो 3 हो गए। अब ग्रुप नंबर ये 7 है, तो ये 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा तो 10 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 17। तो ग्रुप नंबर 17 है, पीरियड नंबर बस 3 है। और वैलेंसी कितनी होगी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए वैलेंसी हो गई 1। इसी टाइप के क्वेश्चन 5-5 नंबर में, 3-3 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे, आप बता भी दोगे 1। ठीक है, तो आई होप कि ये इजी है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो रहा होगा। ठीक है, ऑलरेडी क्लास में हुआ है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और आप लोग खुद ईमानदारी के साथ उसे खुद ही चेक करेंगे। ठीक है, मैं किसी को नोटिस नहीं करूंगा कि चलो आपने गलत करा, आपने सही किया। आप अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप गलत है तो फिर आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि कहाँ पे गड़बड़ रह गई। ठीक है, एक एक्स एलिमेंट है, वो 3rd पीरियड में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसका ग्रुप नंबर जो है वो 13 है, तो वो ग्रुप नंबर 13 है और वो 3rd पीरियड से बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने, वैलेंसी नहीं बोल रहा हूं मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड में आपसे बोल रहा हूं कि आपको उसका एक कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो आपको उसका एक कंपाउंड बनाना है वाई के साथ, ये एक्स था ना, तो आपको उसको जोड़ना है वाई के साथ, और ये जो वाई है, वाई का एटॉमिक नंबर दे रखा है 8। तो x और y के साथ किस टाइप का कंपाउंड बनेगा, और y जो है उसका एटॉमिक नंबर आपको 8 दे रखा है, एटॉमिक नंबर। और थर्ड आपको बताना है कि जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो उस कंपाउंड का नेम क्या होगा और उसे क्या बोलते हैं। मतलब जो भी ये एलिमेंट है उसके साथ आपको ही बनाना है। आप x के रूप में भी ले सकते हैं और जो वो एलिमेंट है उसके साथ भी बता सकते हैं। तो ये 3 चीजें आपको बतानी है। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप इसे करें। आई एम हियर ओनली। आई नो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि हमें जो क्वेश्चन को रिपीट करने की जरूरत है। मैं बता देता हूँ, एक एलिमेंट एक्स है जो कि पीरियड नंबर 3rd से बिलोंग कर रहा है और ग्रुप नंबर 13 से। तो पहले तो आपको एक्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं। सेकंड में आपको बताना है कि एक्स जब वाई के साथ जुड़ेगा तो कैसा कंपाउंड बनेगा, और वाई का खुद का एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है 8। और फिर इसी एक्स को आपको क्लोरीन के साथ जोड़ना है और उसका कंपाउंड बनाना है। तो ये है। तो आप जरा बताएं कि क्या आंसर होना चाहिए इन तीनों का। मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम लगेगा। आई नो आप लोग चैट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद ही सोचना है कि कौन सही कौन गलत। चलिए आप लोग अपना अपना चेक कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये ग्रुप 13 में है, ठीक है, और पीरियड 3 है, तो देखो ग्रुप 3 का मतलब ये 2 से तो ज्यादा होगा, तभी तो ये 10 ऐड होके 13 बना होगा। तो इसके पास 3 लोकेशन थी क्योंकि पीरियड 3 है, और ये एक्चुअली में ग्रुप 13 है, तो इसका मतलब इसके लास्ट में 3 ही इलेक्ट्रॉन तो रहे होंगे। और अगर लास्ट में 3 आ गए होंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 2 8 रहा होगा, तभी तो ये 3 आया होगा। भाई जब आप सीधा चल सकते हो तो उल्टा आना भी तो, उल्टा भी तो पता होना चाहिए कैसे चल सकते हैं। 13 का मतलब 3, क्योंकि 10 माइनस करा गया है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पीरियड ग्रुप बता लेते हो, तो पीरियड ग्रुप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो बना सकते हो। 10 माइनस कर दो तो आ गया 3।
अब इसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 3 है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब x और y8, देखो ये y8 के साथ हमें फॉर्मूला बनाना है। y8 का मतलब हो गया कि एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो ये 2 और 6 हुआ। अब ये 2 और 6 हो तो y की वैलेंसी 2 बनी, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। तो x की वैलेंसी 3 है और y की वैलेंसी 2 है, राइट? तो क्रॉस करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? x2y3, x2y3, सिंपल। और ये ग्रुप नंबर 13, तो एक सेकंड, 283 है ना, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी 13 हुआ। और एटॉमिक नंबर 13 का मतलब एल्यूमिनियम होता है, यू नो इट, राइट? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो और अगर ये 8 था, y8, 8 का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये y8 है, तो इसका मतलब ये x2y3 का मतलब एक तरह से क्या हो गया? x का मतलब Al है, Al2O3। और सब लोग जानते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यही तो फॉर्मूला होता है। तो इन्होंने x और y के रूप में दे रखा है, तो Al2O3 है ये, क्योंकि ऑक्सीजन 8 होता है और ऑक्सीजन की वैलेंसी यही होती है। आई मीन पूरा इस तरीके से तो लिखते हैं, राइट? तो समझ जाते हैं, समझना बहुत आसान है। अब x एल्यूमिनियम है और क्लोरीन की वैलेंसी सब जानते हैं, ये 1 होती है। तो क्रॉस करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? XCl। ओ अच्छा अच्छा, x की तो 3 है ना, x की वैलेंसी तो 3 है, तो क्रॉस करेंगे तो XCl3 बनेगा ना। या तो आप इसे XCl3 करें, जो कि मैंने बोला है, लेकिन यहाँ पे उसने मोस्टली टाइम ये दिखाया भी है कि पहचान भी लो, मान लो, तो फिर ये क्या हो जाएगा? AlCl3। और एल्यूमिनियम क्लोराइड को ऐसे ही तो लिखते हैं, राइट? सब जानते हैं, बहुत सिंपल, राइट? तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कितने लोग सही थे, कितने लोग गलत। मतलब आपको अपने इंडिविजुअल चेकिंग करनी है, तो सही है तो वेरी गुड, और सही नहीं है तो इसका मतलब आपको रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत है, ठीक है? और अगर डाउट के लिए तो हम रहते हैं। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है कि आपके पास एक एलिमेंट है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 20, ठीक है? और कह रहा है कि इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड। अगर कोई बेसिक ऑक्साइड है तो इतना तो पक्की बात है कि वो खुद क्या रहा होगा? वो खुद मेटल होगा, क्योंकि मेटल ही बेसिक ऑक्साइड बनाती है। तो ये एक्स कोई मेटल है, ठीक है? और हमें साफ पता भी लग रहा है कि ऑब्वियसली ये मेटल ही होगा। 20 है तो 2882 होता है ना। वैसे तो चलो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मैं कुछ बता नहीं रहा आपको, जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तब आपको देखना है। सबसे पहले तो आप इस मेटल को पहचाने, आइडेंटिफाई करें और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखें। आपको पहचानना है ये मेटल कौन सा है। 20 आपको मैंने याद करवाया पेरियोडिक टेबल, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। फिर ऑब्वियसली वही सेम चीज आपको ग्रुप और पीरियड बताना है। और थर्ड मैं इसमें कुछ एडिशनल ऐड कर रहा हूँ कि आपको ना इसी एलिमेंट के साथ एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है, क्योंकि टर्म 1 में आपने करा है। जब हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक चीज बनाता है, वो आपको करना है, ठीक है? तो या फिर इस तरीके समझे कि ये जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट की ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या होगा? तो इस एक्स मेटल की ऑक्साइड लेनी है आपको। जब इस एक्स मेटल की ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा? आपको याद आ जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। सपोज यू हैव एक्स एलिमेंट which has the atomic number 20 and it burns in the presence of oxygen to form the basic oxide, right? So I am asking first question, identify the element and write the electronic configuration. Second, obviously find group number and period number. Third, you have to write the balance chemical reaction when the oxide of this element dissolve in the water. Okay, please try that. आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा। देखो भाई, हमारे पास एलिमेंट जो है वो 20 है, राइट?
तो अगर ये 20 है तो ऑब्वियसली 20 पे तो कैल्शियम ही आता है, सब लोगों को पता ही है, राइट। तो अब अगर ये 20 है तो 20 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? तो ऑब्वियसली 2 8 8 2 होती है ना। थर्ड में आते 18 है, लेकिन आपको तो 80 बनना होता है, ठीक है। और ये रीजन भी आप देखेंगे अबाव प्रिंसिपल से, जो कि आप 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और ये कैल्शियम है, 20 तक आपके सिलेबस में है। ग्रुप बताना है तो लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 होता है तो 2 का 2 ही रहेगा। पोजीशंस देखें 1 2 3 और 4, तो 4 पोजीशन है इस बार, 4 है तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? तो ये 4 पीरियड से बिलोंग कर रहा है, राइट। कैल्शियम है, कैल्शियम के ऑक्साइड, तो कैल्शियम की भी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2, तो क्रॉस करेंगे तो क्या बनता है? CaO बनेगा ना। कैल्शियम ऑक्साइड, उसको क्विकलाइम भी बोलते हैं, आप लोगों को पता है, CaO। अब इस CaO को जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इस CaO को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बनता है? कैन वी से इट बिकम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो इट बिकम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपने पहले भी कर रखा है, यू ऑलरेडी नो दैट। बस इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है हमसे, ठीक है, सिंपल, राइट, ओके। इसी को देखते हुए कभी कभी हमारे पास क्या पूछेगा कि मान लो, अब मैं खुद ही करता हूं, देखो ये एक्स और वाई है, ये 17 है, ये 20 है, मतलब एटॉमिक नंबर। तो पूछेगा इसका पीरियड ग्रुप बताओ, भैया 17 है हमारे पास, 17 का मतलब 2, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि आप लोग तंग हो जाओगे कि अरे ये तो इतनी बार कर चुके हैं, पूछो मत। 3 पोजीशन तो पीरियड नंबर 3, 4 पोजीशन तो पीरियड नंबर 4, लास्ट में 7 है, 2 से ज्यादा है तो इसका मतलब ग्रुप नंबर 17, ये 2 है तो 2 का 2 ही रहता है, तो ग्रुप नंबर 2, राइट, इजंट इट सिंपल। अब कह रहा है कि इनको पहचान भी लो, ये है कौन? 17 वाला क्लोरीन है, वाई वाला कैल्शियम है, राइट। तो कह रहा है क्या कैल्शियम और इस क्लोरीन के बीच में कोई रिलेशन होता है? हाँ देखो, अगर मैं वाई का देखता हूं तो वाई की वैलेंसी कितनी है? 2, और इसकी है 1, तो कंपाउंड कैसे बनेगा? कंपाउंड बनेगा YX2, राइट। तो X2 हमें 2 चाहिए, इसका मतलब देखा जाए तो CaCl2 बोल रही है। अब देखो Y के लास्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, मान लो मैं क्रॉस से दिखाता हूँ, मान लो पूछ रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब भाई देखो, आपको पता है ये कैल्शियम तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा ना, शेयरिंग थोड़ी करेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट को क्या बनाया जाता है कि वाई ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, ये हैप्पी, इस वाले वाई ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, ये भी हैप्पी। और वाई तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वैसे ही ऑटोमेटिकली नोबल गैस बन जाएगा, तो वो भी हैप्पी, उसे दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कैसा बॉन्ड बना? कोवेलेंट या आयनिक? ऑब्वियसली दिस बॉन्ड इज आयनिक, राइट, सिंपल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आप लोगों को ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आई होप ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखो भाई, हमारे पास ट्रेंड पे भी क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग जानते हैं डाउन द ग्रुप अगर आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती जाती है, राइट। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बड़ी होती जाती है, मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाती है ना, ऊपर 1 शेल, नीचे 2, नीचे 3, फिर 4। और अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बढ़ता रहता है, शेल बढ़ती नहीं है, तो साइज डिक्रीज ही तो करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने लग जाते हैं, राइट। पता है आपको ये बात। इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखेंगे तो मैंने बताया था, जितना छोटा साइज उतना ज्यादा न्यूक्लियस पास में, और जितना न्यूक्लियस पास में उतने ज्यादा वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन पेयर को छीनेगा अपनी साइड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब ज्यादा होती है? जितना छोटा साइज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज का इनवर्स रिलेशन हो गया ना एक तरह से।
तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप तो साइज इंक्रीज करता है। अगर डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर ही रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी, और पीरियड के अलोंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल का ही पता है। देखो भाई, अब नीचे साइज इंक्रीज कर रहा है तो बाहर के इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से ढंग से अटैच ही नहीं है, तो नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज इट कैन इजिली लूज अप द इलेक्ट्रॉन। लेकिन पीरियड में जब जाएंगे तो साइज तो छोटा हो रहा है, और अगर साइज छोटा हो रहा है तो वो तो न्यूक्लियस के बहुत पास में हो गया, और अगर वो न्यूक्लियस के इतने ही पास में हो गए तो क्या वो लूज कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, फिर तो वो बल्कि गेन करेगा। अब गेन करेगा तो भैया फिर तो वो नॉन मेटल हुआ, मेटल तो हुआ ही नहीं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये तो चलो ट्रेंड हो ही गया, आयनाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, ये आप कर लोगे, करवाया भी था। आयनाइजेशन का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो नीचे आने से वो न्यूक्लियस से दूर हो गए तो इजिली लूज कर लोगे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है, लेकिन अगर आप पीरियड में देखोगे तो साइज छोटा है, तो उससे अगर इलेक्ट्रॉन को छीनना चाहते हो तो बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, न्यूक्लियस से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अलोंग द। ठीक है, तो एक तरह से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन का ट्रेंड एक जैसा है। तो जितने भी ये तीन वर्ड आप खतरनाक से सुनते हो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इनका ट्रेंड ऑलमोस्ट क्या है? एक जैसा है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या पूरा एक जैसा ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन देखो, नीचे आओगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता ही नहीं है, बल्कि वो तो लूज करता है। इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा बल्कि राइट साइड गेन करेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ जाएगी। आयनाइजेशन का भी सेम ऐसा ही है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड एक जैसा है, नीचे आने पे डिक्रीज करता है, लेफ्ट से राइट आने पे इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आता है मेंडलीफ ने, सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छा काम किया था। तो अब उनमें डिफेक्ट क्या थे? पहला डिफेक्ट तो भैया देखो हाइड्रोजन को लेके हो गया था, असमंजस की स्थिति थी कि हाइड्रोजन को किस में रखे, फर्स्ट पे रखे, 17 पे रखे। हाइड्रोजन को लेके आइसोटोप पे गड़बड़ आ गई, क्योंकि आइसोटोप मास अलग है और तुमने मास के अकॉर्डिंग किया है, तो क्या सेम एलिमेंट ही को उनका आइसोटोप है, तो क्या तीन तीन पोजीशन असाइन करोगे क्या? कुछ कुछ इनकरेक्ट ऑर्डर कर दिया था कुछ एलिमेंट का। आप कह रहे हो एटॉमिक मास पे करवाएंगे, लेकिन आपने फिर भी गड़बड़ कर दी। ठीक है, आपने कोबाल्ट को क्या रख दिया? निकल के बाद रख दिया, बल्कि कोबाल्ट तो पहले आता है। ठीक है, तो कोबाल्ट को आप बाद में क्यों रख रहे हैं भाई? कोबाल्ट तो बल्कि पहले आता है, कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, तो इसीलिए ये गड़बड़ हो गई। कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में रखा गया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था। कुछ सिमिलर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, अलग थे, लेकिन कुछ की प्रॉपर्टी अलग थी, उनको सेम में रख दिया गया। कुछ रैंडम ऑर्डर आने लग गए हायर उसके अंदर। तो मतलब कुछ कुल मिला के जो रूल्स थे वो सब पे वैलिड से नहीं बैठ रहे थे, तो इसीलिए फिर यहाँ पे ये दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए हेनरी मोजले वाला मॉडल जो है वो काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल था। राइट, तो भाई देखो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई खास दिक्कत होगी। ठीक है, तो ओके, तो एक कभी कभी ऐसा भी आता है कि N2 है, तो N2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। या मान लो मैंने बोला कि एक एक कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो बताओ वो कोवेलेंट बताएगा या फिर आयनिक बनाएगा? तो भैया 7 है तो 2 और 5 होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन बनाती है। इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए, तो ये क्या करेगा? तो ये 3 इसके ले लेगा और ये 3 इसके ले लेगा, तो बताओ ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये एक तरह से एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो कोवेलेंट ही हुआ ना भाई। राइट, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो ये है हमारे पास। ठीक है, जैसे मान लो कि आपसे पूछ लिया ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स आप बताएं,
तो वो भी देखो याद करने पड़ सकते हैं, सिर्फ मेरे को तो याद ही है। ठीक है, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, इसी तरीके से हेलिना की रफ से फरार, आई मीन हाइड्रोजन लिथियम, हेलिना की रब से फरार। तो वैसे तो देखो ये ट्रिक्स हैं, ठीक है, छोटी छोटी। इसका भी होता है कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, पापा राजी, या देखा जाए तो वैसी लैंग्वेज में बाप राजी। तो ये ग्रुप वाइज भी याद करना पड़ेगा जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो। ठीक है, हेलिना की रफ से फरार में मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, फ्रांसियम, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, तो इस तरीके से तो ऑब्वियसली अगर मैं आपसे पूछूं बताओ लिथियम और सीजियम में साइज किसका ज्यादा, तो आप बोलोगे सीजियम का, क्योंकि वो ज्यादा नीचे है। ठीक है, मान लो मैं पूछूं कि बताओ मैग्नीशियम और बेरियम में किसकी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ऑफ कोर्स मैग्नीशियम की, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज छोटा है तो एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। बेरियम का साइज इतना बड़ा है कि आप तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सब मुझे लगता है कि आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, और इसमें मेरी कोई खास जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो आप कर लोगे, आई नो दैट। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि अब इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट होगा नहीं। इसी के साथ हमारा टर्म 2 का रसायन विज्ञान का पार्ट क्वेश्चंस के साथ भी खत्म होता है। ठीक है, हमने चैप्टर 4 भी कर लिया है और चैप्टर 5 भी अब हमने कर लिया है। ठीक है, तो केमिस्ट्री यहाँ पे पूरी तरीके से हमारी साइड से होती है समाप्त। ठीक है, तो अब हम बायोलॉजी का भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बायोलॉजी को भी जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।